आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी लेना है कि नहीं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने अपने ट्रांसप्लांट के बाद एक भी ट्रीटमेंट नहीं लिया और फिर जो उनके साथ हुआ वो देखना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड या पीआरपी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते और आपके मन में भी डाउट है कि अगर मैं अपना ट्रांसप्लांट तो करवा लूँ बट मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी ना लेना चाहूँ तो क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा, और अगर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आएगा तो उसमें कितना ज़्यादा फर्क होगा, तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही होने वाली है। मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड दो ही ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एफडी अप्रूव्ड है आपके हेयर लॉस के लिए, बट क्योंकि 90% लोगों का जो एक्सपीरियंस है मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड के साथ वो अच्छा नहीं होता, तो जब उन्हें पता लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी अगर हमें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड यूज करना पड़े तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, राइट? क्योंकि बंदा इन्हीं चीजों से परेशान हो गए तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है, बट अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी यही सेम चीजें यूज करनी पड़े तो ट्रांसप्लांट करवाने का फायदा ही कैसा। आज हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे नॉर्मल मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड एंड पीआरपी आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अफेक्ट करता है, और कैसे अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट रिसेंटली करवाया या फिर जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं बिना मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड के उनका रिजल्ट आ जाए। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthaircut.com पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, आप वहाँ पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये तीनों ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट के बाद दिए क्यों जाते हैं, राइट? तो अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करें मिनॉक्सिडिल से, तो आप सभी जानते हो सकता है आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो 50-60% लोगों ने मिनॉक्सिडिल अपनी लाइफ में यूज भी किया होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट 90% लोग जिन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया होगा उनका एक्सपीरियंस मिनॉक्सिडिल के साथ खराब ही होगा, राइट? अब अगर हम बात करें मिनॉक्सिडिल की, तो मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांट से पहले हमें क्यों रिकमेंड किया जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारा नॉर्मली हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है, जब आप फर्स्ट ग्रेड के बॉल्डनेस पे होते हो, सेकंड ग्रेड के बॉल्डनेस में होते हो और डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो, तो उन केसेस में आपको जनरली मिनॉक्सिडिल ही रिकमेंड किया जाता है। और क्यों रिकमेंड किया जाता है? आपका जो हेयर लॉस हो रहा है, आप फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आए, सेकंड से थर्ड, डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आपका जिस स्पीड से बॉल्डनेस बढ़ रहा है ना, वो स्पीड कम हो सके, क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके बालों के रूट्स में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से होता गया है कि आपके बाल जो पतले हो रहे होते हैं वो मोटे होने लगते हैं, एंड जो बाल झड़ रहे होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप अपने दिमाग में एक बात डाल दो, अगर आपका फ्रंटल हेयर लॉस हो रहा है तो डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आपकी हेयरलाइन रीग्रो हो जाए, वो आपको मिनॉक्सिडिल इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका जिस स्पीड से हेयर लॉस हो रहा है वो स्पीड कम हो पाए, और कोशिश करें जितना बॉल्डनेस आपका हो चुका है उतना ही बॉल्डनेस रहे, राइट? सो ट्रांसप्लांट से पहले आपको मिनॉक्सिडिल दिए जाते हैं आपके बालों को झड़ने से रोकने के लिए, राइट? बट अगर हम बात करें जब हम ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं फिर हमें मिनॉक्सिडिल क्यों दिया जाता है, तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनॉक्सिडिल आपके बालों के जो रूट्स होते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और बाल मोटे होने लगते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपके पीछे से ग्राफ्ट्स को निकाल के उस एरिया में लगाया जाता है जहां पे आपका बॉल्डनेस आ चुका हो, राइट? अब जब उन ग्राफ्ट्स को आगे लगाया जाता है तो वो ग्राफ्ट डायरेक्टली नहीं उगने लगते, राइट? पहले वो बाल शेड होते हैं, पहले वो बाल झड़ेंगे, देन वो बाल दोबारा से ग्रो होता है और बाल बहुत पतले से ग्रो होना स्टार्ट होता है, राइट? इनिशियली 2-3 महीने बाल बहुत ज्यादा पतले रहते हैं एंड टाइम के साथ साथ वो बाल मोटे होने लगते हैं। अब मिनॉक्सिडिल क्या करता है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जब आपके न्यू रूट्स आगे लगाए जाते हैं, मिनॉक्सिडिल उसमें एक बूस्टर का काम करता है। जो वो बालों की रूट्स 6 महीने में मोटी होनी थी, मिनॉक्सिडिल की मदद से वो बाल 1 से 2 महीने में ही मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आपके रिजल्ट का टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, राइट? आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट साल भर में आना होता है वो रिजल्ट आपका 6 महीने में ही आ जाता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, आज से मैं 15 साल पुरानी बात करूं, उस टाइम पे जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ करता था तो जनरली जो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की टाइमिंग होती थी वो 1 साल होती थी, राइट? 1 साल से पहले रिजल्ट नहीं आता था, 8-9 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता था और 1 साल में रिजल्ट आता था, राइट? बट अगर मैं आज की बात करूं
आज की डेट में रिजल्ट 4 महीने में ही आना स्टार्ट हो जाता है और 90% लोगों का 6 से 7 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है। अब वो रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि आप ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, राइट। अब इसको समझने के लिए हम हमारे सब्सक्राइबर की जर्नी को देखते हैं जिन्होंने आज से लगभग 7 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, राइट। ये बेसिकली राजस्थान से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अब इनकी जर्नी जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, इन्होंने तीनों में से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल भी नहीं लगाया, इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिनिस्टाइड भी नहीं ली और अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया। और आपको दिखाऊंगा बिना तीनों ट्रीटमेंट लिए हुए क्या इनका रिजल्ट आया कि नहीं आया, राइट। आगे जाके वीडियो में आपको शो करूंगा। अब जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था तो इन्होंने अपनी पूरी जर्नी मुझे बताई, राइट। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो पहले मैं कोशिश करता हूँ उसकी हिस्ट्री जानने की, कि आपने पास्ट में कितने ट्रीटमेंट लिए, आपने पास्ट में आपकी हैबिट्स क्या थी। कई बार हैबिट्स जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उन्होंने मुझे पूरी अपनी जर्नी बताई, राइट। और इन्होंने बताया कि इतने टाइम तक मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाया, जीएफसी ली, पीआरपी ली, लेकिन रिजल्ट फाइनली नहीं मिला, इसीलिए मैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहा हूँ। और इन्होंने मुझे पहले ही कॉल पे बता दिया था कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी, मिनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड नहीं लेना चाहता। आप मुझे ऐसा क्लिनिक रेकमेंड कर दीजिए जहाँ पे मेरा अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन हो जाए और मेरा फाइनल रिजल्ट अच्छा आ जाए, भले लेट आए। बट फाइनली अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया इंटरलॉकिंग टेक्निक से और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर से करवाया था आईएफटी क्लिनिक से और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। फ्रंटल हेयर लाइन को काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रखा गया। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद पीआरपी, फिनिस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करना चाहते थे, राइट। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। अब इनका मिनॉक्सिडिल के साथ बहुत खराब एक्सपीरियंस था। ट्रांसप्लांट से पहले इन्होंने बताया था इन्होंने मिनॉक्सिडिल 4 साल तक यूज़ किया था एंड जब इन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद करा तो इनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगे और इनके अकॉर्डिंग जो इनका हेयर लॉस हुआ है वो सिर्फ मिनॉक्सिडिल की वजह से ही हुआ है, राइट। अब मिनॉक्सिडिल का तो आपने देख लिया। अब क्योंकि इनका मिनॉक्सिडिल के साथ खराब एक्सपीरियंस था तो ये मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना चाहते थे, राइट। अब अगर हम फिनिस्ट्राइड की बात करें तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिनिस्ट्राइड आपको क्यों दिया जाता है, राइट। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो सिर्फ 30% लोगों को ही फिनिस्ट्राइड रिकमेंड किया जाता है, राइट। दिमाग में ये बात भी आती है कि क्यों सबको फिनिस्ट्राइड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकमेंड नहीं की जाती। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिनिस्ट्राइड सिर्फ उन्हीं लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका एग्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहा हो जब वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो, राइट। अब बेसिकली होता क्या है, काफ़ी लोगों का ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी एग्जिस्टिंग हेयर फॉल होता रहता है, राइट। अब उस कंडीशन में क्या हो, अब उस कंडीशन में या तो अपने एग्जिस्टिंग हेयर को आप छोड़ दो, राइट, कि भगवान भरोसे आपने एग्जिस्टिंग हेयर को छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। उस केस में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेड हेयर बच जाते हैं और पीछे वाले बाल सारे झड़ जाते हैं, वो और भी ज़्यादा वियर्ड लगता है, राइट। और दूसरा ऑप्शन होता है आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर को ट्रांसप्लांट के बाद भी बचा के रखो और उसे बचाने के लिए ही आपको फिनिस्ट्राइड टैबलेट्स दी जाती है, राइट। अब फिनिस्ट्राइड वैसे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बदनाम है, राइट, बट मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ। मैं पिछले 8-9 सालों से फिनिस्ट्राइड ले रहा हूँ। मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल में जाके देख लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस फिनिस्ट्राइड के साथ बहुत अच्छा है। हमें बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते रहते हैं जो फिनिस्ट्राइड अभी भी यूज़ करते हैं। अब फिनिस्ट्राइड का यूज़ करने का तरीका भी होता है, राइट। मेरा मानना है, मैंने तो वीडियो में बता दिया, बट काफ़ी लोगों को फिर भी समझ नहीं आता कि फिनिस्ट्राइड यूज़ करने का भी एक तरीका है अगर आप बिना साइड इफेक्ट के फिनिस्ट्राइड यूज़ करना चाहते हो तो। खैर उस बात को अगर आपको समझना है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमने फिनिस्ट्राइड पे वीडियोस बनाई है। मगर हम बात करें फिनिस्ट्राइड की तो फिनिस्ट्राइड ट्रांसप्लांट के बाद आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपके जो बचे हुए बाल हैं वो कंट्रोल रहे। फिनिस्ट्राइड का आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट पे कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। अब अगर हम बात करें पीआरपी ट्रीटमेंट की कि ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, तो इसका आंसर है पीआरपी ट्रीटमेंट भी मिनॉक्सिडिल के तरह ही काम करता है। अगर आपके रिजल्ट को मिनॉक्सिडिल बूस्ट कर रहा है और आप पीआरपी भी ऊपर से ले लो तो आपका रिजल्ट और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, राइट। अब अगर हम इनकी बात करें, इनके हेयर ट्रांसप्लांट के अगर हम 8 महीने का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं 8 महीने में इनका रिजल्ट आ गया, राइट। और ये इनका सिर्फ 70% रिजल्ट है, राइट। अभी इनका 30% रिजल्ट और आना बाकी है। 30% इन द सेंस इनकी डेंसिटी और बढ़ेगी और इनकी हेयर लाइन और भी ज़्यादा स्मूथ होगी, राइट। बट इनके रिजल्ट में एक चीज़ देखने वाली है, वो है इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं किया, इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद फिनिस्ट्राइड यूज़ नहीं किया, इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी और जीएफसी भी यूज़ नहीं किया। बट स्टिल आप देखिए 8 महीने में ऐसा तो है नहीं कि इनका रिजल्ट नहीं आया, राइट। ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये मिनॉक्सिडिल, फिनिस्ट्राइड या पीआरपी ले लेते तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बहुत सिंपल वे में। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को जल्दी लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1 साल में आना हो वो आपका 6 महीने में आ जाए, तो आप मिनॉक्सिडिल भी लगाओ, तो आप पीआरपी भी लो, तो आप फिनिस्ट्राइड भी लो अगर आपको रिकमेंड किया हुआ है।
अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बूस्ट हो जाए, जल्दी आ जाए, बट अगर आपका टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है, आपका ये मानना है कि मेरा 1 साल में भी रिजल्ट आया बट मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो आप ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल, जीएफसी, पीआरपी, फिनेस्ट्राइड नहीं भी लेते हो तो भी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। भले थोड़ा लेट आए, भले 6 महीने की जगह आपका साल भर में रिजल्ट आए, बट रिजल्ट आपका वैसा ही आएगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैं ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल ना लगा पाऊँ, मैं ट्रांसप्लांट के बाद जीएफसी, पीआरपी ना ले पाऊँ, ये सबसे ज़्यादा डाउट होता है। क्योंकि लोग जब ट्रैवल करके ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाते हैं तो मन में डाउट रहता है कि सर मैं ट्रैवल करके ट्रांसप्लांट तो करवा लूँगा, बट मैं बार बार पीआरपी, जीएफसी लेने कैसे आऊँगा। तो उन लोगों को मैं समझाता हूँ, पर्सनली भी जो मेरे से बात करते हैं मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद पीआरपी, जीएफसी नहीं भी लेना चाहते हो, फिर भी आपका फाइनल रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आपका पीआरपी, जीएफसी से आता है, राइट। बट अब अगर हम इन्हीं की बात करें तो क्योंकि इन्होंने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, इसीलिए इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया। अब अगर ये किसी खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, तब ये चाहे मिनॉक्सिडिल लगाते या फिनेस्ट्राइड खाते या फिर जीएफसी ट्रीटमेंट भी लेते रहते, फिर भी इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज योर क्लिनिक, जिस क्लिनिक से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हो। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 9 साल हो चुके हैं, राइट। मैंने ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं ली थी। मैंने ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने मिनॉक्सिडिल लगाया, उसके बाद आज तक नहीं लगाया। मैंने ट्रांसप्लांट के 1 से 1.5 साल बाद फिनेस्ट्राइड लेना स्टार्ट किया और मैं कभी कभार अभी तक फिनेस्ट्राइड लेता हूँ, राइट। मेरा जब बिना पीआरपी, मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट आ सकता है, जबकि मैंने नॉर्मल एफयू टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया था उस टाइम पे जब अच्छी टेक्निक्स हुआ भी नहीं करती थी, राइट। फिर भी अगर मैं अपने रिजल्ट को 9 साल तक रिटेन कर सकता हूँ अपने एग्जिस्टिंग हेयर को, तो आज की डेट में जब इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है, आप क्यों अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को मेंटेन नहीं कर पाओगे? आप खुद ही सोचिए, राइट। सो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो और ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितने अच्छी तरीके से अपनी टेक केयर करते हो, राइट। अगर आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर ली तो आपका रिजल्ट भी 100% अच्छा ही आएगा, राइट। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।